एमएसएमई ओनर्स को हम किस किस तरीके से पैसा दिलवा सकते हैं? फंड रेज करना एक आर्ट है। अब वो आर्ट पे 3 चीज पे डिपेंड करता है। You are known for best innovative funds. I want to understand from you how you get these ideas. जरूरतों के बीच में रहते हैं और समस्याओं को फील करते हैं। सर थोड़ी नाराजगी है गवर्नमेंट को लेके, सरकार को लेके। आंसर्स, जवाब, सॉल्यूशंस हम हमेशा इनकी खोज में होते हैं, कभी गूगल पर तो कभी किताबों में, कभी दूसरों से पूछकर तो कभी खुद के अंदर झांक कर। पर जितने इम्पोर्टेंट ये जवाब होते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट सवाल करना भी होता है। अब सवाल जब राजेश शुक्ला जी से करें तो इनके जवाब अपने आप ही मिलने लगते हैं। तो चलिए ऐसे ही तेज, तीखे और तरारे सवाल हम राजेश जी से करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो इनके जवाब देते हैं। नमस्कार, थैंक यू। Sir, you have raised funds for many big corporates and you have won many best investment banking awards as well. And basically you are known for best innovative funds. I want to understand from you how you get these ideas. संदीप, I feel it's very easy. जब आप समस्या के बीच में खड़े होते हैं तो समस्या अपने आप बहुत सारे ऑप्शन आपको बताती है। यू गेट लॉट ऑफ आइडिया आउट ऑफ दैट। जब मैं इंडिया आया तो एक बहुत कंफर्ट लाइफ से आया था। ग्रीन कार्ड होल्डर था, यूएस सिटीजन था, अच्छा लग्जरी लाइफ था। और यहाँ आकर के हमने देखा कि लोग अपने दोस्तों को 5,000 भी उधार देने को तैयार नहीं हैं, और अगर 5,000 रुपये दे दिया तो पैसा लेने वाला फ़ोन बंद कर लेता है। फिर उसकी माँ का तबीयत खराब, बाप का तबीयत खराब। अब ये मैं आपको पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में था कि पैसा लेने के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते थे, जीतने के लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाते थे। मूवी बनती थी पैसा लेने के लिए, सड़क बनती थी पैसा लेने के लिए, जो उसका एंड प्रपोजल होता है वो डिलीवरी नहीं था। तो जैसा देखें कि जनरली इंडिया मुझे याद करता है कि हमने पहली बार यहाँ पे परफॉर्मेंस गारंटी क्रिएट किया कि एक बायर और एक सेलर के बीच में आपस के कॉम्बिनेशन से पैसा रेज कर सकते हैं, जो आपके लिए बजाज हिंदुस्तान, L&T, उत्तम गलवा, मोनट स्टील, भूषण स्टील जैसे प्रोजेक्शंस आए, मंगलम स्टील, रुचि सोया। वहाँ पे ज़रूरत क्या थी कि एक आदमी बना रहा है, दूसरा आदमी यूज करेगा, बट यूज करने वाले को भी पैसा नहीं मिल रहा और बनाने वाले को भी पैसा नहीं मिल रहा। सो आई क्रिएटेड ब्रिज। दूसरा, अगर आप इनबिट देखें, इनबिट वापस एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे सड़क बनाना देश की ज़रूरत थी। अच्छी सड़क पे चलने के लिए 100 करोड़ लोग तैयार थे, सड़क का टोल देने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन टोल कब देंगे लोग? जब सड़क पे चलेंगे। बट सड़क बनेगी कैसे? इसके लिए हम इनबिट लाए। हमने बताया कि भाई सड़क ये चलाने वाले हैं, ये सड़क चलाने वाले हैं, ये बनाने वाले हैं, ये लोग चलने वाले हैं। तीनों को बीच एग्रीमेंट किया और एक इनबिट जैसा कॉन्सेप्ट आया, जो आज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 400 बिलियन का कॉन्सेप्ट है इनबिट का। परफॉर्मेंस गारंटी देखेंगे तो उसके ऊपर दुनिया के बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स हुए, जिसमें आज कोक कर रहा, सैमसंग कर रहा है, पेप्सी कर रहा है। और अगर 10 साल पहले जाएंगे तो आपको बंगी दिखा, कारगिल दिखा, ऐसे बहुत सारी कंपनीज दिखी। और आज बहुत सारे जो बैंक हैं, ICICI है, सिटी बैंक है, वो एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। सो हम हमेशा क्या करते हैं संजीव जी कि ज़रूरतों के बीच में रहते हैं और समस्याओं को फील करते हैं। इस वजह से इनोवेशन होता है। सर थोड़ी नाराज़गी है गवर्नमेंट को लेके, सरकार को लेके। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, क्लेम्स सुन रहे हैं गवर्नमेंट के कि हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है पिछले 10-12 सालों में। इतनी प्रोग्रेस हुई है, इतना विकास हुआ है, 5x अगर विकास हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी पगार तो 5x कभी बढ़ी नहीं, मेरी अभी भी एक ही गाड़ी है, 5x गाड़ी हुई नहीं है। मेरे अभी भी एक ही घर है, 5 घर तो हुए नहीं है। तो अगर देश का विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है तो अभी भी क्यों हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है 10-12 हज़ार की नौकरी पे ही अटका हुआ है? अभी भी क्यों मुझे कचरा उठाने के लिए अपने घर से आगे इतनी तकलीफ़ लेनी पड़ती है? अभी भी बिजली जा रही है, मुझे 10 फ़ोन क्यों करने पड़ते हैं? हम लोग स्मार्ट विलेज की बात करते हैं, आपने खुद ने बहुत स्मार्ट विलेज डेवलप करे हैं,
तो हम लोग अगर मिलके एक एंटिटी अगर स्मार्ट विलेज डेवलप कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कहाँ पे दिक्कत आ रही है? अमित भाई, एक्चुअली आपके क्वेश्चन को हम 4 हिस्से में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा कि हम कर सकते हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा है कि विकास आपके घर तक क्यों नहीं पहुंचा। तीसरा गैप की 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हुए तो आपकी 1 कार से 5 कार क्यों नहीं हुए। तो इसका सबसे पहला हम आपको लेते हैं, 1 कार से 5 कार क्यों नहीं हुई। देश का जो विकास है वो 150 करोड़ लोगों के लिए है और 150 करोड़ में करीब 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन तक कार नहीं पहुंची थी। तो अब हम उनके पास ई रिक्शा, बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल पहुंचा रहे हैं। अगर आप सेल साइड देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीब 15% से लेके और 35% तक सेल बढ़ी हुई है। ऑलमोस्ट जहां पहले आपका 13-14 लाख सेल होती थी, आज करीब 30-35 लाख सेल है। तो वो गाड़ियां जो अमित के नीचे के लोग थे, जिनको अमित छोड़ के गांव से यहाँ शहर आए हैं, उन तक जा रही है और आप तक 100% तीसरी कार पहुंचेगी। अगले 3 साल में आप तक तीसरी कार पहुंचेगी। दूसरा, अगर आप देखेंगे, पहले एवरेज इंडियन जो कार खरीदता था वो 1-1.5 लाख रुपए से मारुति 1-1.5 लाख रुपए से थी और 4 लाख का कार आता था। और आज जो है एवरेज इंडियन 12-13 लाख रुपए से खरीद के 30 लाख तक की कार खरीद रहा, तो 4 फोल्ड बढ़ गया। दूसरा क्या था, पहला एवरेज इंडियन एसी कब चलाता था, रात में सोने से पहले या जब गेस्ट आता था। आज एवरेज इंडियन 18 घंटे एसी चला रहा। तो ये 2 एग्जाम्पल हुए जो विकास आप तक पहुंचा। जैसे आप जिस शहर में, मुंबई में हैं, तो पहले आपके पास हार्डली 1 या 2 रोड होती थी जो 2 लेन होती थी। आज आपके पास 100 से ज़्यादा रोड हैं जो 4 लेन हैं। पहले आपके पास पूरे देश में बताने के लिए 1 एक्सप्रेसवे होता था, मुंबई पूना। आज आपके पास एक्सप्रेसवे यहाँ से समृद्धि है, मुंबई टू नागपुर है, मुंबई टू अहमदाबाद है, मुंबई टू गोवा है। मतलब आज आपके पास एक्सप्रेसवे की लाइन लगी है। पहले कोस्टल प्रोजेक्ट आप लोग गूगल में देखते थे, आज कोस्टल प्रोजेक्ट आपके ग्राउंड पे खड़ा है, धरातल पे खड़ा है। तो ये मेरा छोटा सा जवाब हो गया विकास का। अब दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं स्मार्ट विलेज का। 1972 में गरीबी हटाओ का नारा लगा, बट गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए। गरीब स्लम्स में चले गए, छोटी छोटी झोपड़ियों में चले गए। अगर आप देखेंगे जो नया मॉडल है, इस मॉडल में 3 तरीके से काम कर रहे हैं। नंबर 1, आप कुछ करना चाहते हैं तो सरकार आपको मदद कर रही है। दूसरा, सरकार डायरेक्ट कुछ कर रही है। तीसरा, सरकार इस इकोनॉमी में लोगों में कॉन्फिडेंस ला रही है। कॉन्फिडेंस क्या ला रही है कि यू कैन डू। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस इकोनॉमी का स्टार्टिंग क्या था, यहाँ जूते एसी में बिकते थे। इस देश में जूते एसी में बिकते थे और सब्जियां फुटपाथ पे बिकती थी। तो जो आपकी नीड थी उसको रिस्पेक्ट नहीं था, उसका रिकग्निशन नहीं था, इसलिए जो सब्जियां थी वो फुटपाथ पे बिक रही थी और जूते एसी में बिक रहे थे। बदलाव में थोड़ा समय लगेगा। जैसे बोलते हैं कि एक दिन में बदलाव नहीं होता है, बट एक दिन बदलाव जरूर होगा और ये इनडेफिनिट नहीं है। जब हम बोलते हैं एक दिन बदलाव जरूर होगा, तो ये बदलाव आपको 2034 तक पूरी दुनिया के सामने दिखेगा। और आज मैं आपके डिस्कशन में बताता हूं कि 90% चांस है कि ओलंपिक भारत करेगा। भारत खुश होता था एशियाड पे, भारत खुश होता था कॉमनवेल्थ पे। सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, यूरोप को डिफीट करके आप करोगे। ये आपका दूसरे सवाल का जवाब हुआ। अभी तीसरा सवाल मैं आपको बताऊं कि तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। एक्चुअल में सरकार ने, अगर आप स्कीम देखेंगे तो मिनिमम गारंटी योजना में लोगों को 7-8 हज़ार रुपए प्लस अनाज फिक्स कर दिया है। अब किन्हीं कारणों से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, आप लोग जो काफ़ी एक्टिव हैं सोशली। तीसरा, जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, एनजीओज हैं, इन लोगों के पास जाना चाहिए और आप लोगों को भी 2 कदम आगे आना चाहिए और ऐसे सोसाइटीज में या ऐसी जगहों पे जहां मिनिमम वेज फॉलो नहीं हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि एक गरीब 100 लोगों को अमीर बनने से रोक देगा। एक दुखी आदमी, एक परेशान आदमी पूरी सोसाइटी को परेशान रखेगा। इसलिए हम सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि ऐसा कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन देखें तो हमें एक कदम आगे आके उसको दूर करना चाहिए। सर आज तक आपने कितने स्मार्ट विलेजेस करे होंगे, और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकता है इसमें? संदीप भाई, ये मिशन 2015 में शुरू किया गया था स्मार्ट विलेज का। अब तक करीब हम लोग 610 से ज़्यादा गाँव को स्मार्ट कर चुके हैं। और स्मार्ट करने का प्रोसेस होता है कि हम सबसे पहले गांव को स्टडी करते हैं। गांव को स्टडी करने के बाद में फिर उनकी 5 कॉमन प्रॉब्लम निकालते हैं। नॉर्मल इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो हाइजीन की प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है रोजगार की प्रॉब्लम है, तीसरी जो उनके गांव के प्रोडक्ट हैं उनको कैसा ग्लोबली ले जाएं वो प्रॉब्लम है, चौथा उनके रिसोर्सेज को कैसा अनब्लॉक करें, और पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है हेल्थ फैसिलिटीज़ देना। छोटी छोटी बातों के लिए गांव के लोग शहर ना भागें, छोटी छोटी बातों के लिए गांव के लोग ना जाएं। इसके लिए हमने आई स्कैनर डायग्नोसिस सेंटर बनाए हैं, इसके लिए हमने मोबाइल ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं, इसके लिए हमने रूरल हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ दी है। तो ये उसके फ़ायदा हैं। और जो आपने पूछा कैसे आप जुड़ सकते हैं, एक आप वॉलंटियर के रूप में जुड़ सकते हैं, दूसरा आप एज ए स्पॉन्सर के रूप में जुड़ सकते हैं, तीसरा आप सरकार के वो लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी, जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनके पास जाके आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो अपने एरिया के 1 या 2 गाँव को स्पॉन्सर्स करें। तो एक गांव को स्मार्ट बनाने में करीब कितना खर्चा आता है? संदीप भाई, डिपेंड कि गांव का पॉपुलेशन कितना है। अगर आपको मैं बोलूं कि 2000 से 3000 के गांव को स्मार्ट विलेज बनाने में करीब 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का खर्चा आता है और करीब 18 महीने टाइम लगता है। मेरा सवाल आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन, एमएसएमई के लिए भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम्स चलाई हैं। हमको पता है देश में 40% एक्सपोर्ट्स एमएसएमई का होता है। फिर भी देखा जाए तो एमएसएमई के बिजनेस ओनर्स जो होते हैं हमेशा कैश फ्लो उनका टाइट रहता है, हमेशा वो पैसा ढूंढते रहते हैं। सो माय क्वेश्चन इज टू फोल्ड। पहला, एमएसएमई ओनर्स को हम किस किस तरीके से पैसा दिलवा सकते हैं, बिकॉज प्राइवेट इक्विटी जाना ये सब उनके लिए बहुत दूर की सोच होती है, दूर की कड़ी होती है। और दूसरा, एमएसएमई के ओनर्स जो बिजनेस सही नहीं चला पा रहे हैं, जिनके अकाउंट्स एनपीए हो रहे हैं, उनकी तरफ सरकार को किस तरह से देखना चाहिए और किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना चाहिए? अमित भाई, आपका सवाल 2 पार्ट में है। पहला पार्ट में है कि एमएसएमई के जो बिजनेसमैन हैं उनको हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है। बिजनेस में पैसे की ज़रूरत होना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हर साल आपका बिजनेस करीब 30% से 40% ग्रो करता है। और 40% जो ग्रो करता है, एज एग्जाम्पल समझे, अगर आपका बिजनेस 100 करोड़ है तो अगले साल 140 करोड़ होगा। तो 100 करोड़ के लिए जो आपको वर्किंग कैपिटल लगा, 140 करोड़ के लिए उसमें 40% ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, तो आपको पैसे की ज़रूरत रहेगी। दूसरा है, अगर आप देखोगे एमएसएमई 40 से 45% टोटल एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता, तो इनकम भी आपको अच्छी इनकम आ रही है। सिर्फ एमएसएमई को 3 सुधार की ज़रूरत है। एक, जैसे बड़े कारपोरेट हैं या जो स्टार्टअप हैं, वो अच्छे प्रोफेशनल्स को इक्विटी देके या रिटेनरशिप पे रखते हैं। तो जो आपके एमएसएमई हैं उनको एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि जो पैसा कमाया है वो पूरा उनका नहीं है, उनका पैसा सिर्फ उनका पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बाकी का पैसा उनको कंपनी के लिए देना पड़ेगा। बिजनेस का मेरे हिसाब से आपको पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया कि अगर आप अच्छे प्रोफेशनल्स रखोगे तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। अब दूसरा पोर्शन आता एनपीए का। एनपीए के 3 रीजन होते हैं। एक, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। 2, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप बेच नहीं पा रहे हो, मार्केटिंग अच्छी नहीं है। तीसरा, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, मार्केटिंग भी अच्छा है, मतलब आप बेच भी पा रहे हो, आपकी नीयत अच्छी नहीं है। जो पैसा आ रहा आप उसको घुमा रहे हो, पैसा बिजनेस में नहीं लगा रहे हो, पैसा आप अपनी लग्जरी में बीबी को डायमंड खरीद रहे हो, बच्चे को अमेरिका पढ़ा रहे हो, ऑडी कार चला रहे हो। अगर ये तीनों चीज़ों का एक सोल्यूशन है, एक, हायर गुड प्रोफेशनल्स। कोई भी प्रोफेशनल जो परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स है, हायर करिए उनको। आपके टोटल बिजनेस के टर्नओवर का आपको कम से कम 5% अपने कंसल्टेंट पे लगाना चाहिए।
प्लस 6 से 7% आपको अपने HR पे लगाना चाहिए और 30% आपको अपने प्रोडक्ट पे लगाना चाहिए, बाकी का 30% आपको अपने मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे लगाना चाहिए। एज ए प्रॉफिट क्या होगा कि आपका जो 100 करोड़ है आपके पास 250 करोड़ बन के आएगा, फिर 250 करोड़ पे ये फार्मूला करेंगे तो आपका 700 करोड़ होएगा, 700 करोड़ पे फार्मूला करेंगे तो 2000 करोड़ होगा और बहुत जल्दी आप ITC, रिलायंस, टाटा जैसी कंपनी बन जाएंगे। So what I hear saying you, sir, is for MSME promoter, number one requirement for any MSME business to succeed and to progress is integrity of the promoter. राइट That comes, you know, सबसे ऊपर वही आता है। बट मेरा सवाल सर अभी भी ये रहेगा कि when it comes to raising the funds for MSME promoters, मैंने देखा है सर वो बैंकों में धक्के खा रहे हैं, बैंक्स की बैलेंस शीट की और बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है उनके हिसाब से उनकी बैलेंस शीट्स प्रिपेयर्ड नहीं है। सो इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए सर, बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक दो पॉइंट्स जो आप बता पाएँ जिससे कि यू नो प्रमोटर का बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, और एज ए विजन स्टूडियो कैपिटल हम लोग अपनी तरफ से क्या मदद कर सकते हैं MSME के लिए टू फंड रेज, टू रेज द फंड्स, टू टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज एज आई सेड MSME के प्रमोटर्स IPO तक जाने की जर्नी अपने आप में 3-4 साल की होती है। सो एज आवर कंपनी what all you think we can add value to the overall ecosystem of MSME? आप बहुत सीनियर बैंकर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, थैंक यू। और आपने मेरे हिसाब से 500 से ज़्यादा क्लाइंट को इंडिविजुअली फंड रेज किया होगा। हिंदुस्तान के मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन के MD, CEO पर्सनली आपको जानते हैं। फंड रेज करना एक आर्ट है। अब वो आर्ट पे 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। आपका प्रोडक्ट कितना मजबूत है, आपका बायर कितना कॉन्फिडेंट है आपके बारे में, मतलब बायर आपको मिस कर रहा है क्या, और तीसरा आपका जो मैन पावर है वो मैन पावर कितना इफिशियंट है। अगर ये 3 चीज़ आपका अच्छा है तो आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा, पैसे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। पैसा अगर 100 रुपये आपके पास है, अगर 30 रुपये आप अपने प्रोडक्ट के लिए खर्च कर रहे हैं, 5 रुपये आप अपने कंसल्टेंट और एडवाइजर के लिए खर्च कर रहे हैं, 7 रुपये आप अपने मैन पावर पे खर्च कर रहे हैं, और 30 रुपये आप अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए खर्च कर रहे हैं, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आपको तकलीफ होगी अगर 100 रुपये में से 20 रुपये आप अपने लिए खर्च कर रहे हैं। यहाँ अपने लिए का मतलब है आप अपने लिए, अपने रिलेटिव के लिए खर्च कर रहे हैं, तो पहली तकलीफ आपकी शुरू हुई। आपने बड़ी ऑफिस मान लिया, 100 करोड़ के टर्नओवर में 25 करोड़ की ऑफिस खरीद ली, 20 करोड़ का मकान खरीद लिया, आपने 10 गाड़ियाँ खरीद ली और 10 ड्राइवर रख लिए, और आप सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाते हैं और रात में 9 बजे जाते हैं, जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। और रही बैंकों में धक्का खाने की बात, आज आपके पास वाइड ऑप्शंस हैं, सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, NBFC है, और वो खुद बिजनेस ढूंढने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। बट आप मालूम है, आपको अच्छी लड़की चाहिए तो बैंकों को अच्छे प्रमोटर चाहिए, और प्रमोटर को अच्छा लड़का चाहिए। तो मतलब हर लड़की का इच्छा होता एक वेल डिफाइन लड़का मिले, और हर लड़के की इच्छा होती है एक वेल डिफाइन लड़की मिले। लड़का और लड़की में ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है, कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा। अगर एक दूसरे को वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो फटाफट दोस्ती हो जाती है। और आप वैल्यू एडिशन ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सीटी बजा रहे हैं सड़क पे खड़े होके, या सिर्फ आप अपना मेकअप कर रहे हैं, तो दोनों का एसोसिएशन नहीं होगा। बैंक का भी वही है, बैंक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप टीवी उठा लीजिए, अखबार उठा लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, हर बैंक इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है बिजनेसमैन को कि मेरा बैंक सबसे अच्छा है, मैं सबसे कम पैसे में पैसा दे रहा हूँ। प्रमोटर भी यही कर रहा, प्रमोटर भी रोज ऐड दे रहा है कि रोज जगह जगह जा रहा है कि भाई मेरे को पैसे चाहिए। अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो आपको फट पैसा मिल जाएगा। आपको एक इंसिडेंट याद होगा, रतन टाटा ने जयगुआर लिया था, ओबेरॉय में डिस्कशन हो रहा था कि 12,000 करोड़ रुपए अगले वीक कहाँ से आएगा। स्टेट बैंक के चेयरमैन भट्ट साहब उधर बैठे थे, भट्ट साहब खुद चल के आए, बोले राजेश ये अपॉर्चुनिटी मेरे से क्यों ले रहे हो, और उन्होंने बोला मैं देता हूँ, कल सुबह 12,000 करोड़ देता हूँ। अभी ये 2006-7 में एक बैंक का चेयरमैन, जबकि स्टेट बैंक के चेयरमैन को कोई पावर नहीं था ये देने का, पूरा प्रोसेस होता है, बोर्ड होता है, बट ही वॉज टू कॉन्फिडेंट, उन्होंने बोल दिया
और बोल दिया, अगले महीने पैसे दे दिए। Because I think he was banking on integrity of the promoter. परफॉर्मेंस, इंटीग्रिटी। और ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नारायण मूर्ति साहब के सामने रोज होता था, अजीम प्रेम जी के सामने रोज होता है, रिलायंस में आराम को, फेसबुक सब रोज करते हैं, ब्लैक स्टोन ब्लैक रॉक रोज करता है। जो प्रोमोटर्स की इंटीग्रिटी है उनके साथ लोग खड़े हैं। वो प्रोमोटर 5 करोड़ का भी हो, आप एमएसएमई करते हैं, आप देखिए बहुत सारे प्रोमोटर उनकी इंटीग्रिटी है, 2 दिन में पैसा मिल जाता, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं और ओडी मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंटीग्रिटी ही खराब है, आपसे प्रॉमिस कर लेंगे आपकी फीस नहीं देंगे। अमित भाई ने बोला 3-3 महीने तनख्वाह नहीं देते हैं, वो वेंडर को पैसे नहीं देते हैं, तो उनको पैसे कौन देगा? So the answer to the problem in nutshell is integrity of promoter. अगर प्रमोटर खुद ईमानदार है तो बैलेंस शीट अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। अपने आप भाई बैलेंस शीट का मतलब क्या है? आपका जो एक्टिविटी है हर रोज की वो महीने में जाती है, महीने के क्वार्टर में जाती है, क्वार्टर के साल में जाती है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट का मतलब है आपने किससे सामान खरीदा है, उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया और किसको बेचा है। ये तीनों जो ट्रैक है इट इज बैलेंस शीट। अगर आपका ट्रैक सही है तो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट अच्छी होगी, ट्रैक खराब है तो आर्टिफिशियल 3 साल तक आप बैलेंस शीट मेंटेन कर लोगे। चौथे साल सबसे पहला जीएसटी आएगा, फिर इनकम टैक्स आएगा, फिर ईडी आएगा, फिर सीबीआई आएगा। आप अपने उसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां से आपने जर्नी शुरू की थी। 3-4 साल आप सरकार का खाना खाओगे। सर ये तो बात हुई उन लोगों की जिन्होंने पैसा रेज भी कर लिया, लेकिन उसके बाद ही बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जो एनपीए हो जाते हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? एनपीए का 3 रीजन है। सबसे पहली बात तो आपको सेल्फ एग्जामिन करना पड़ेगा आप क्यों एनपीए हुए। या तो आपका प्रोडक्ट खराब होगा, प्रोडक्ट को इंप्रूव करिए, या तो आपने पैसे अपने घर में लगा लिए, अपने जीजा को अपने साले को दे दिए, वो वापस ले आइए। तीसरा है कि आपने मैन पावर खराब रखा, उसको ठीक कर लीजिए। ये तीनों ठीक कर लिया, उसके बाद आप बाजार में जाइए, प्रोफेशनल को, अमित भाई जैसे प्रोफेशनल, आप जैसे प्रोफेशनल को, समीर भाई जैसे प्रोफेशनल को हायर करिए। ये आपका नया टीबी रिपोर्ट बना देंगे। टीबी रिपोर्ट बनाने के बाद आपके इक्विटी के खिलाफ आपको पैसा दिला देंगे। 3 साल ये मॉनिटर करेंगे, बाद में जो डिस्ट्रेस फंड है वो निकल जाएगा, आप नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाएंगे। और अगर आपका सिस्टम ही खराब है, आपका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है या आपके पास कोई बायर ही नहीं है, तो फिर आप इसी के लिए बने थे, आपका वही रिजल्ट होगा जो आप देख रहे हैं अभी। So basically the person has to approach correct people if they have become NPA. दे हैव टू अप्रोच इवन पर्सन अप्रोच। मतलब आप ये समझें कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपने पैसा लिया ना वो भी अप्रोच करेगा, वो भी सोल्यूशन लेके आता। कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बैंक आपको छोड़ता नहीं है, वो भी पूरी कोशिश करता है कि आप परफॉर्म करें, रिवाइव करें। वेरी ट्रू। बहुत कोशिश करता है, आपको खाने पे बुलाता है, खुद खाने पाता है। ऑडिटर हैं लाइक समीर भाई हैं, अमित भाई हैं, ये अप्रोच करते हैं, ये सोल्यूशन देते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, इंडिया में बिजनेसमैन का फेल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंडिया में बिजनेसमैन आसानी से फेल नहीं होता। इंडिया में बिजनेस शुरू करना मुश्किल है, आरोही को बिजनेस शुरू करना तो मुश्किल है, लेकिन एक बार बिजनेस बना के फिर फेल होना वो बहुत मुश्किल काम है। फेल होने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। आपको अपने ऑडिटर से झूठ बोलना पड़ता, अपने बैंकर से झूठ बोलना पड़ता, अपने एम्प्लॉय से झूठ बोलना पड़ता, अपने बायर से झूठ बोलना पड़ता, अपने सप्लायर से झूठ बोलना पड़ता। इतने सारे झूठ जब आप इकट्ठा बोल पाते हो तब फेल होते हो। सर स्मार्ट विलेजेस की इतनी बात हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है, मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि औरतों के लिए स्मार्ट विलेजेस में क्या है? विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात होती है मगर औरतें सरपंच हमें ज्यादा दिखती नहीं है। और स्मार्ट विलेजेस जब आप बना रहे हो तो कुछ ऐसे प्रोविजंस भी बनाने चाहिए जहाँ पे औरतों का और एम्पावरमेंट हो। आरोही, जो पार्लियामेंट ने पंचायत एक्ट बनाया है उसमें औरतों का रिप्रेजेंटेशन 50% है। अगर 50% मेल पुरुष होंगे तो 50% स्त्री होंगी। आपको स्त्रियों का इतना रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं दिख रहा कि जो हमारे 300 सालों की गुलामी थी उसमें हमने औरतों को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर दिया था, बहुत ज़्यादा उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए। बट अगर आज आप देखोगे पंचायतों में तो औरतें जो सरपंच हैं करीब 40% सरपंच हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 2028 के चुनाव में 33% वुमेन पार्लियामेंट मेंबर होंगी। मतलब ये कंपलसरी है, सारी लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट में 33% औरत होंगी। मतलब 33% से कम नहीं हो सकता।
और आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। आज से तैयारी करो तो कल की आप निर्मला सीतारमण बन सकती हैं, कल की आप इंदिरा गांधी बन सकती हैं। बस सोच बड़ा करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप देखोगे जो गांव हैं, गांव आपकी बहुत मोटी इकाई हैं, बहुत बड़ी इकाई हैं। हम शहरों में रह रहे हैं या टाउन्स में रह रहे हैं, आप देखोगे 10,000, 20,000, 30,000 या लाख रुपया कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल है। बट आपके अगल बगल 100 किलोमीटर में ऐसे कम से कम 100 प्रोडक्ट होंगे, जिसमें आप 4 लोगों का टीम बनाओगे तो कम से कम आप 5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमारे IIT के बच्चे हैं, जो IIM के बच्चे हैं, सरकार एक बच्चे पे 3-4 करोड़ खर्च करती है। मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ये खाने का डिलीवरी, पानी का डिलीवरी और बड़ा पाव की डिलीवरी आप लोग ना करो, आप लोग फोकस करो टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आप बहुत लकी लोग हो जो IIT में आए और सरकार ने 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च किया, IIM में आए 5 करोड़ खर्च किया। ये अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को दो जो IIT IIM में नहीं गए हैं, उनको फूड डिलीवरी करने दो। आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताऊं, मुंबई में 100 किलोमीटर की दूरी पे पालघर और ऐसे 4-5 स्टेशन हैं। आप वहां जाओगे, वहां पे जो अच्छे किस्म का पपीता है वो 15-16 रुपए किलो मिलता है। आप वहां से पपीता लाए, मुंबई में साफ किए, कट किए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 5 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी कहीं नहीं गई। और 5 लाख रुपए की ये इनकम आपको सेटिस्फेक्शन देगा रात में सोते समय, कि वो किसान जो पपीता फेंक देता है, वो किसान जो पपीता 10 रुपए में बेच देता है, आपने उसको 15 रुपए दिए, मतलब 5 रुपए ज़्यादा दिए। और यहाँ जो हमारे बच्चे डिलीवर कर रहे थे 100 रुपए में 100 ग्राम, उसके बजाय आपने 200 रुपए में 100 ग्राम दे के भी 5 लाख रुपए कमाए। बट वही फर्क है, रियल लाइफ से निकल के आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। रियल लाइफ मतलब लोग आज कहाँ बिजी हैं, रील बना रहे हैं, उसमें 2 पैसा 3 पैसा पाते हैं। 1 किलो पपीता अगर आप उसको सलाद के रूप में काट के बेल डिजाइन करके बेचोगे तो 1 किलो पपीता आपको 2,000 रुपए दे के जाएगा। पर उसमें एक सवाल ये उठता है कि एट द एंड ऑफ द डे फार्मर्स को तो 10 के 15 ही मिल रहे हैं ना। हाँ। जो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो एक अर्बन आदमी को हो रहा है, तो रूरल आदमियों के लिए क्या इसमें एडवांटेज, उन्हें क्या मिल रहा है? क्योंकि जितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एक अर्बन आदमी को मिल रहा है, उससे तो बहुत ही ज्यादा कम उस फार्मर को मिल रहा है जो पूरी मेहनत कर रहा है। राइट। सर, और एक नहीं, इसको ही जोड़ के बोलना कहता हूँ, फार्मर्स को बिजनेसमैन क्यों नहीं बनाते हैं हम? समीर भाई एन आरोही, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि उसको 10 रुपए के सामने 15 रुपए ही क्यों मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 10 रुपए से जब आपने 15 रुपए किया तो 50% का हाइक है। एक दिन में आपने 50% का हाइक बढ़ा दिया। और जब आप निकले, आप पालघर गए और पालघर से आप शहर में आके बेचे, तो आपने और 4 नए इंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए। तो आप जो इंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं, आपने तो पपीते से शुरू किया, कोई आदमी हरी मिर्च से शुरू करेगा, कोई आदमी आलू से शुरू करेगा। तो आपकी मदद से वो मोनोपोली टूटेगी, ITC की मोनोपोली टूटेगी, रिलायंस की मोनोपोली टूटेगी। क्योंकि रिलायंस तो 15 भी नहीं देगा, वो 10 भी नहीं देगा, 3 साल के बाद वो 6 रुपए देगा। वो गांव में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करेगा और किसान को 6 रुपए देगा। और 6 रुपए में भी वो बोलेगा जियो का फोन यूज करो, जियो की टी-शर्ट यूज करो, जियो का हॉस्पिटल यूज करो, मतलब वो 6 रुपए भी आपसे वापस ले लेगा। आप लोगों के आगे आने से क्या होगा, आपने उसको 15 रुपए दे दिए। अब 15 रुपए देने के बाद आप उसको आरोही फोन के लिए कन्विंस नहीं कर रहे हो, आरोही हेल्थ केयर के लिए कन्विंस नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए आरोही कार के लिए कन्विंस नहीं कर रहे हो। तो आपने जो एक मतलब विक्सिशियस चेन क्रिएट हो रही है उसको रोक दोगे। अब समीर भाई, आपका सवाल है कि हम किसानों को क्यों नहीं बिजनेसमैन बना रहे हैं। समीर भाई, हम किसानों को, जो हमारा स्मार्ट विलेज है, किसानों को हम पहला चीज बिजनेस सिखाते हैं। अगर आप देखेंगे तो गांव में हम 2 ड्रोन देते हैं, उनको ड्रोन चलाना सिखाते हैं, और हम उस ड्रोन से उनके सोशल फंक्शंस हैं, शादियों के इवेंट कवर करना बताते हैं, जो सिक्योरिटी है वो ड्रोन से कराते हैं, जो पेस्टिसाइड का स्प्रे है वो ड्रोन से कराते हैं,
इरिगेशन ड्रोन से कराते हैं, प्लस छोटी मोटी डिलीवरी। अगर कोई शहर 100 किलोमीटर के अंदर है तो जो गांव का प्रोडक्ट है हम ड्रोन से डिलीवर कराते हैं, जिससे कि बीच के जो मीडिएटर्स हैं हट जाएं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने देवभूमि बनाया तो हमारे पास उसमें 400-500 गांव हैं उत्तराखंड के और हिमाचल के, उनका प्रोडक्ट हम लेकर के यूएस और यूरोप में बेच रहे हैं। अगर आप कश्मीर का देखेंगे तो उनका सैफरन लेके हमने बहुत सारे जगहों पे लोगों को सिखाया, जियो टैगिंग कराया कि कैसे आप सैफरन है, सेब है। जैसे अगर आप हिमाचल का देखेंगे तो हम एंटी एजिंग सेब लेके आए, वो सेब वहाँ 8 रुपये किलो बिकता था, बट हमने देखा उसको कारगिल और ये लोग यूएस में एंटी एजिंग करके बेच रहे थे, तो हमने वो एंटी एजिंग का ब्रांड इंडिया लिया। और ये आज अगर आप देख जाएंगे तो दुनिया की 30-35 कंट्री में इंडिया का एंटी एजिंग सेब बिक रहा है। और हम हमेशा ओपन हैं कि किसान को बिजनेसमैन बनाने के लिए हमसे क्या मदद चाहिए, हमारे 7-8 हज़ार वॉलंटियर हैं, उनको क्या मदद चाहिए, हम हमेशा तैयार हैं। और आपको मालूम है कि हम आपके भी गांव गए, बाकी लोगों के भी गांव जा रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही सोच बदल रहे हैं, अमीर बनने की जिद करिए, आप अपने को सेटल ना करिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो फिर मैं वही रिपीट करूंगा, बदलाव एक दिन में नहीं होता, बट एक दिन बदलाव जरूर होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। और दूसरा चीज बताता हूं कि जो जिंदगी की किताब है ना वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, जिंदगी की किताब ना लिखने के लिए भी है। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि सलाह तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि जो डिस्कशन होता है, थॉट्स होता है, इट इज वेरी यूजफुल, बट सलाह के साथ में एक्टिविटी भी करिए। आप कम से कम महीने में 2-3 बार आउटिंग करके गांव जाइए, और ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपनी सोसाइटी के लिए वहाँ से चावल ले आइए, अपनी सोसाइटी के लिए फल ले आइए। आप मुनाफा ना कमाइए, बट एक सोशल वर्क कर दीजिए। वहाँ से चले जाइए, अब मान लिया अभी आम का सीजन आ रहा, वहाँ से चले जाइए 100 किलो आम ले आइए, आपको आम वहाँ 250 रुपये किलो मिल जाएगा। सोसाइटी में लोगों को 250 रुपये के हिसाब से दे दीजिए, तो आपको क्या होगा, सोसाइटी के लोग कई महीने तक याद रखेंगे, क्योंकि वो लोग तो क्या 1000 रुपये का अल्फांसो ले रहे हैं, 1500 रुपये का अल्फांसो ले रहे हैं। ऐसे मैंने आरोही को पपीता बताया, आप अभी शहर में पपीता 60 रुपये किलो ले रहे हैं, एक दिन कार उठाइए, जाइए 100 किलो पपीता ले आइए, सोसाइटी में सारे दोस्तों को ऊपर रैप करके गिफ्ट दे दीजिए। भारत की परंपरा रही है कि स्पेशली मैं आपको बताऊं, पंजाब हरियाणा में हम लोग आम नहीं बेचते, हरी मटर नहीं बेचते। जब हमारे आम का फसल आता है, अमित भाई, संदीप भाई को मालूम होगा, जब आम का फसल आता तो हम जितने दोस्त हैं सबको एक झाबे में, एक झोले में रख के और भेज देते हैं, ये भाई मेरे बाग का आम है, 5 किलो खाइए। ऐसे मटर है, मटर हम लोग सब दोस्तों के यहाँ भेजते हैं, ये हमारी मटर है, आप खाइए। उसमें क्या होता कि लोग आपको जिंदगी भर याद रखते हैं, और जब आपको जरूरत होती है तो वो आपके साथ खड़े रहते हैं। सर, आपने जैसे अभी आरोही को बोला कि महिला का आगे बढ़ने के लिए कि ये सपना देख सकते हैं कि कल को निर्मला सीतारमण की तरह भी उठ सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में आज की अगर आप एक्चुअल कंडीशन देखेंगे, सब महिलाएं काम करती है, दिन भर काम करती है, रात को उनका पति पैसे लेके उनको मारता पीटता है, और अगले दिन वही कहानी। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? संदीप भाई, अगर जैसे आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो वुमेन जो फीमेल सीईओज हैं उसमें 54% का इंक्रीज है। दूसरा अगर आप देखेंगे कि घर है, महाराष्ट्र में आई फील देश का हाईएस्ट नंबर जो घर है वो औरतों के नाम रजिस्टर्ड है। मारने वाली जहाँ तक बात हुई, औरत हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पैसा कहाँ से आता? लक्ष्मी से। ज्ञान कहाँ से आता? सरस्वती से। मारता कौन है? काली। महाराष्ट्र के भी अगर आप देखेंगे जो आराध्य देवी है, साउथ मुंबई के टिप पे लक्ष्मी देवी बैठी हैं, कोल्हापुर में लक्ष्मी देवी बैठी हैं। तो ये जो शहर है, अगर आप देखेंगे शिवाजी महाराज किसकी उपज हैं? जीजामाई की। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में औरत को बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत एम्पावरमेंट है। और गलती से किसी ने अपनी बीबी को मार दिया और बीबी ने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया तो कुटाई निश्चित है और 15 दिन की जेल भी निश्चित है। तो इसलिए महाराष्ट्र में औरतों को मारना इतना आसान नहीं है। सब्जेक्ट टू औरत खुद ही एक्सेप्ट कर ले, भाई ये मेरा हस्बैंड है, मारने के लिए पैदा हुआ है,
उस पे भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जागो नारी फाउंडेशन है, जिसमें हमने लोकल नारी वोकल नारी का कॉन्सेप्ट दे रखा, एक औरत जो अपने 50 मीटर में उसका कुरियर या उसका लेटर अपने आप आ जाता है, वो हमारी पहली यूनिट है लोकल नारी की। वो 10 लोगों को इकट्ठा करती है तो हम उसको वोकल नारी बना देते हैं, और उसको हम 15,000 रुपये महीना देके और हर महीने 100 औरतों को ट्रेंड करने की स्कीम चला रहे हैं। अगले साल से आई थिंक हम लोग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर लड़की को इतना ट्रेंड कर देंगे कि अगर कोई उस पर कमेंट करेगा, कोई उसको पीछे से चढ़ने की कोशिश करेगा, आगे से चढ़ने की कोशिश करेगा, तो दांत तोड़ देगी, ये बात पक्का है। मेरा सर एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया में पिछले 10 से 15 सालों से ARC असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है उनका बिजनेस ग्रो किया है बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ NPA. इट वाज अ नाइस आइडिया फ्रॉम finance ministry and government to start ARCs which can take the NPAs of banks and बैंकों का बैलेंस शीट उससे काफ़ी क्लीन हो जाता है। एंड ARC के अपने खुद के मैकेनिज्म होते हैं जिनसे वो रिजोल्यूशन करता है और पैसों की रिकवरी करता है। बट स्टिल इंडिया का जितना NPA है बैंकिंग सिस्टम का, और जो ARCs हैं, गिने चुने ARCs हैं, एंड वो भी इफ़ यू आस्क मी दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट ग्रेट। सो उसका क्या आपको रीज़न लगता है? उसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि MSME या मिड कॉर्पोरेट कंपनीज जो किसी भी रीज़न से NPA हो जाती हैं, उनको किस तरह से ARC का हेल्प लेके उस चीज़ को ज़िंदगी को दोबारा से एक बार स्टार्ट करना चाहिए? अमित भाई, ARC का कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप वर्किंग कैपिटल की वजह से, मिस मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की वजह से आप फेल कर गए बिजनेस। मतलब आपका टेक्नोलॉजी अच्छा है, फैक्ट्री अच्छा है, मैन पावर अच्छा है, बट आपने वर्किंग कैपिटल को मिस मैनेज किया। ARC आपके साथ इंटर करता है, आपको आपका पुराना लेंडर को पे ऑफ करा देता है, तो आपका जो पर मंथ जो कास्ट था, जो पर मंथ प्रेशर था, वो ख़त्म हो गया। फिर आपको हर महीने या हर क्वार्टर पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं, ये 3 साल का टाइम देता, तो आप वो इनकम इनबिल्ट कर लेते हैं। तो ये उसका एडवांटेज है ARC का। डिसएडवांटेज है कि आप 12-13% का पैसा नहीं वापस कर पाए, तो ये 18% का पैसा होता है, महंगा पैसा होता है। बट इसके लिए आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा मेहनत खुद करना पड़ता, आपकी टीम को करना पड़ता, और आप इस अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि एक बार तो आप फेल हो चुके हैं जी, तो दूसरी बार पास होने के लिए नेचुरल है कि आपको दूना मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आप देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो NPA हुई, BFR में गई, और आज इंडिया के दुनिया के टॉप परफॉर्मिंग एसेट में बने हुए हैं। मतलब दुनिया की ग्लोबल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो उसका एडवांटेज है कि आप ग्रो कर सकते हो, बड़े बन सकते हो। और दूसरा, ARC कम इसलिए हैं, एक तो रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, ARC बनाने के लिए रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं। दूसरा प्रॉब्लम है, इंडिया में आसानी से लोग मानते नहीं कि हम फेल हो गए, आसानी से नहीं मानते कि फेल हो गए। वो फेक नैरेटिव बनाते हैं कि हमें इतना बड़ा ऑर्डर आने वाला है, हमको इतना पैसा आने वाला है। नहीं साहब, हम तो फेल ही नहीं हुए, हमने तो मशीन लगा ली है। जो फेक नैरेटिव है वो ARCs के सामने और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके सामने नहीं चलता है। वो सिंपल क्या करते हैं, आप अपने 20 बायर का लिस्ट दे दीजिए, 20 सप्लायर का लिस्ट दे दीजिए, 2 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दे दीजिए, 2 साल सैलरी स्लिप दे दीजिए, वह मेरे को पता चल जाता आपने कितनी चोरी की। अब वो लोग बोलते हैं ये मेरी फैक्ट्री 400 करोड़ की है, ये मेरी मशीन, नई मशीन इतने की है। प्रोफेशनल वो नहीं मानता है। आपकी मशीन 10 साल पुरानी, उसका वैल्यू क्या है, क्योंकि वो तो पुरानी मशीन से 30% ज़्यादा बिजली ले रही है। आपकी फैक्ट्री 200 करोड़ की, तो आप बेच लो फैक्ट्री, बेच के पैसा ले आओ और नई फैक्ट्री किराए पे ले लो, अगर आपकी फैक्ट्री 200 करोड़ की है। बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। सिर्फ प्रमोटर्स जो फेल हुए हैं उनका मेन रीजन उनका घर होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता, या आउट ऑफ इंडस्ट्री। लाइक आपका बिजनेस है ईडेबी लाए का, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ, सॉफ्टवेयर में है। आपका बिजनेस है सॉफ्टवेयर का, लाइक सत्यम के केस में आपका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है, मूवीज में है, डायमंड में। मतलब आपका बिजनेस कुछ और है, आप डॉक्टर हो और प्रैक्टिस इंजीनियरिंग की कर रहे हो। यही रीजन है अमित भाई फेल का। और ARC आई फील अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे बहुत सारी नई ARC आएंगी। इवन अब लोग तो हाइब्रिड फंडिंग कर रहे हैं,
4 लोग इकट्ठा होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोर्ड पे आते हैं, कंपनी को रिवाइव करते हैं और पैसे कमा के एग्जिट हो जाते हैं। अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल इमेजिका देख सकते हैं। इमेजिका बहुत मतलब स्टार कंपनी थी जी, बहुत अच्छी कंपनी थी, फेल हो गई, 2021 में रिवाइव हुई। आज अगर आप देखें तो इमेजिका प्रीमियम कंपनी है। तो बहुत सारे रिवाइवल के अच्छे एग्जाम्पल हैं। एंड अगेन आई टेल, प्रमोटर को एक चीज़ सीखना पड़ेगा, अगर वो फेल हैं ऑनेस्टली आके बोलना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल्स को, अपने बैंकर को, हम फेल हैं, प्लीज़ हेल्प मी। एंड आई एम श्योर इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग मतलब बिना पूरी फीस लिए भी काम करते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। थैंक यू सर, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन।